हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूँ अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूँ आप सभी को आप सभी के प्यारे प्यारे चैनल केमिस्ट्री आंसर सिंबल में। और आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। सबसे मज़े की बात यह है मेरे दोस्त, आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एचएस की कैंडिडेट है उनके लिए, हमारे जो बंगाल की जो बोर्ड है उनके लिए, उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है मंगलवार को, ट्यूसडे को। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट मिनट की सजेशन में तैयार करके लेके आया हूँ। हाँ, सजेशन तो कुछ नहीं होता, ना तो फिजिक्स की कुछ सजेशन होती है, ना केमिस्ट्री का होता है, ना बायो का होता है, ना मैथ का होता है। लेकिन मैं कोशिश करके आप लोगों के सामने कुछ कुछ टॉपिक, कुछ चुनिंदे टॉपिक जो आप पढ़ सकते हो, एकदम एकदम अंत में कुछ कुछ चीज़ें जो आप लास्ट मिनट फिंगर टिप में लेके जा सकते हो, उससे ही क्वेश्चन आएगा, वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर वहाँ से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ये मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने बात करेगा। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं जो बोलूँगा, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी आपके सामने अगर आके ये बोल दे कि मैं ये क्वेश्चन दूंगा तुम वो क्वेश्चन पढ़ के जाओ, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम लोग क्वेश्चन लीक नहीं कर पाते, वो नहीं हो सकता। हम कभी भी क्वेश्चन को लीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ धारणाएं होती है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने लास्ट मिनट की सजेशन ला सकते हैं। तो वो देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त कि आज तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की सजेशन दिया जाएगा। मतलब ये जो वीडियो है, हाँ, आज ही मैं तीनों दे दूंगा, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी, फिजिकल का भी। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा, सॉरी इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर की सजेशन ये वीडियो में, इस लेक्चर में दिया जाएगा आप लोगों के सामने। तो कॉपी बुक ले लो। अगर कॉपी बुक लाना नहीं चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ देखते जाओ और स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उसको काम पे ले लेना। सिर्फ और सिर्फ ये आज से, अभी से मंगलवार तक इसको पढ़ना, इस टॉपिक को पढ़ना। पहले देखो सॉल्यूशन, सॉलिड। मेरे दोस्त, सॉलिड से क्या क्या पढ़ोगे? आपको पहले जो पढ़ना है, एकदम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। वो जो चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, इसको बहुत बहुत ध्यान से रट्टा मार के जाओ। इधर से एमसीक्यू आएगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि इधर से एमसीक्यू जरूर आएगा। मतलब वो जो क्यूबिकल होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, जो हेक्सागोनल होते हैं, जो रोम्बोहेड्रल होते हैं, वो जो एक एक क्रिस्टल होते हैं, उनके लिए अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा ये क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं? इनको देख के जाना। मतलब एंगल क्या होते हैं, जो क्रिस्टलोग्राफिक जो एंगल है वो क्या होते हैं, एक्स वाई जेड जो है वो क्या होते हैं, या अगर आपको किताब में ए बी सी करके दिया जाएगा वो क्या होते हैं, ये सब पढ़ के जाना। मतलब आपको ये पढ़ना है कि किसके लिए a इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है, किसके लिए a इज इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी है, किसके लिए अल्फा का वैल्यू 90 है, बीटा का वैल्यू 120 है। ये सब जो चीज़ है, मतलब एंगल के बारे में, कौन सी क्रिस्टल के लिए कौन सा एंगल होता है, कौन से क्रिस्टल के लिए कौन सा साइड का लेंथ होता है, साइड लेंथ की रिलेशन और क्रिस्टल के अंदर जो एंगल होते हैं वो एंगल की रिलेशन आपको पढ़ के जाना है। इधर से एमसीक्यू बनाएगा, चुन के एमसीक्यू बनाएगा। और या तो जो एग्जाम्पल होते हैं क्रिस्टल की, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल पढ़ रहे हो, उधर से एग्जाम्पल पढ़ लो। जो रोम्बोहेड्रल होते हैं, जो हेक्सागोनल होते हैं, जो ट्राइक्लिनिक होते हैं, उनकी एग्जाम्पल पढ़ लो। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद वो सब के लिए अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, और ए बी सी के बीच का रिलेशन क्या होता है वो पढ़ लो। ये आ सकता है एमसीक्यू में, उसके बाद 1 नंबर तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम पढ़ना ही है। बीसीसी और एफसीसी, इनके लिए पैकिंग एफिशिएंसी का जो कैलकुलेशन है, जो डेरिवेशन है, उसको पढ़ के जाओ। 3 नंबर में जो क्वेश्चन आता है
मतलब 4 के दाग का जो क्वेश्चन आएगा, एकदम पहला जो क्वेश्चन आएगा सॉलिड में, वो क्वेश्चन 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन आ सकता है इस साल। इसके बाद इसके पहले जो साल था, इसके पहले साल में इधर बीसीसी या एफसीसी से पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन का क्वेश्चन बनाया नहीं था, तो ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी आ सकता है बीसीसी का और एफसीसी का, बीसीसी का और एफसीसी का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। क्या कुछ करोगे मेरे दोस्त, मेरे चैनल में वीडियो है, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो देख सकते हो। सिंपल सेल के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए जो तीनों फॉर्मूला आते थे, वो तीनों फॉर्मूला को देख लेना। इधर आते थे r=a/2 आते थे, r=a/2। इधर क्या आते थे बीसीसी में, आप पढ़ते थे r=4√3/4a या a=4/√3r, ये पढ़ते थे। और इसके लिए r=a/2√2, ये फॉर्मूला वगैरह देख लेना। और ये फॉर्मूला के देखने के बाद d=zm/na³ लगवा देना, मैथ इधर से ही आएगा। देख लो एक बार, सिंपल सेल के लिए जेड क्या है, 1 है। बीसीसी के लिए जेड क्या है, 2 है। एफसीसी के लिए जेड क्या है, 4 है। आप जानते हो, ये सब आपको पता है। सिंपल सेल के लिए जेड ये है, बीसीसी के लिए जेड ये है, एफसीसी के लिए जेड ये है। ये फॉर्मूला है आर और ए के बीच का, तो आप इधर से ए निकलवा सकते हो। देखो इधर से आप ए निकलवा सकते हो, इधर a=2r, ये इधर a=2√2r, आप ए निकलवा सकते हो। तो a³ का वैल्यू भी निकाल सकते हो। एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 10⁻23। जेड का वैल्यू इधर से आपका नॉन क्वांटिटी पड़ता है। एम आपको बता दिया जाएगा और डी आपको निकालने के लिए बोलेगा, या तो डी दिया जाएगा, एम निकालने के लिए बोलेगा, ए निकालने के लिए बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। ये फॉर्मुलेशन है, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मुलेशन है, ये कुछ डाटा है। इधर से मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ सकता है, और आएगा भी। मतलब मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे बात को ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठाना। मैं ये बोलने जा रहा हूं कि बीसीसी और एफसीसी, इनका पैकिंग एफिशिएंसी एक क्वेश्चन में आएगा, और उसके साथ जो और वाला क्वेश्चन आता है, उस और वाले क्वेश्चन में मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को करने की कोशिश करना, वो बहुत आसान होते हैं। इसके बाद बोलना नहीं चाहता था, लेकिन लिख लो, स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये आएगा नहीं इस साल, लेकिन मेरा मन कह रहा है ये नहीं आएगा। ये स्कॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट इस साल नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बात को ध्यान से रखना, कुछ समय बर्बाद नहीं होगा। इनकी जो डिफरेंसेस है उनको देख लो, और कुछ नहीं। लास्ट मिनट के लिए ये स्कॉटकी और फ्रेंकेल को डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ स्कॉटकी और फ्रेंकेल की जो डिफरेंसेस है उनको देख लो। और वो AgBr करके एक क्रिस्टल आता है, उनके लिए स्कॉटकी और फ्रेंकेल दोनों डिफेक्ट दिखलाते हैं, वो AgBr क्रिस्टल, वो भी देख लेना। ये स्कॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट, ये सिर्फ डिफरेंस पढ़ लो, उधर से कैरेक्टरिस्टिक्स की पता चल जाएगी। और उसके बाद एफ सेंटर पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। और इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ लेना। वो क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे सर वो क्वेश्चन क्या है, जो पकड़ लो कि Na वेपर की उपस्थिति में आप NaCl क्रिस्टल को हिट दे रहे हो, तो वो क्रिस्टल की जो कलर है वो येलो हो जाएगा। K वेपर की उपस्थिति में, के प्रेजेंस में KCl की जो क्लास है या जो क्रिस्टल है, उन पर आप हिट दे रहे हो, तो वो वायलेट कलर दिखलवाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन वगैरह है, मतलब जो एनायन की पॉइंट है, एनायन की लैटिस पॉइंट है, वो अगर इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई होता है तो उसको आप एफ सेंटर बोलते हो। वो इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है हिट लेके, और एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है हिट को छोड़ के। तो एक एनर्जी की ट्रांजिशन होती है, उससे कलर दिखलवाता है, क्योंकि लैम्डा और न्यू का चेंज होता है, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है, उससे कलर आते हैं। ये 6 टॉपिक सिर्फ ये 6 टॉपिक पढ़ के जाओ। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा सॉलिड से। लो स्क्रीनशॉट। ये और ये 2 के बाद 4 आ गया मेरे दोस्त, क्या हो गया फिर से, 3 4 5, ये 5 टॉपिक एकदम देख के जाना। 2 और 3 ये
3 नंबर की क्वेश्चन के लिए ये दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन के लिए, ये एमसीक्यू के लिए, ये एमसीक्यू के लिए। मैं ये तो कतई नहीं बोलूंगा कि ये ही आएगा, लेकिन इससे बाहर आने की संभावना 0.0001% है। हुआ, हो गया सॉलिड। इसके बाद सॉल्यूशन हेडिंग डाल लो, इसके बाद सॉल्यूशन हेडिंग डाल लो। सॉल्यूशन से क्या आ सकता है, क्या ही आएगा, सॉल्यूशन ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो 1 नंबर आपको जो पढ़ना है, पहले ही हेडिंग डाल लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चारों टॉपिक आते थे। आप बोलोगे हाँ सर, एक आता था आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा आता था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आता था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आता था ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता था, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। हाँ, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, आएगा तो इधर से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर टपकाएगा। इसके लिए जो राउल्ट का लॉ है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट का लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए राउल्ट का लॉ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए राउल्ट का लॉ, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वेंट ऑफ का लॉ। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वेंट ऑफ का लॉ, राउल्ट उस तक मर चुका था, उस वक्त तक राउल्ट मर चुका था, उसका ही स्टूडेंट था वेंट ऑफ, उसने ये लॉ दी थी ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ। मतलब इधर से जो लॉ वगैरह होते हैं, जो लॉ वगैरह होते हैं, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब के लिए जो राउल्ट का लॉ है और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो वेंट ऑफ का लॉ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, मैथ में मैं बाद में आ रहा हूं, पहले जो क्वेश्चन है, पहले तो ये सुनो कि जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन टपकाएगा, उधर मैथ देगा। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, और उधर से मैथ देगा ही देगा, एकदम पक्का मैथ देगा। लेकिन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन होता है। कैसा, आपको ये बोला जाएगा कि पकड़ लो कि पानी है, वाटर है, उसमें आपने यूरिया ऐड किया है, उसने आप में यूरिया ऐड ऑन किया है। यूरिया क्या है, आप बोलोगे सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यूरिया ऐड करोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की चेंज होगी। आप बोलोगे हाँ सर चेंज होगी। उधर से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ सकता है। क्यों, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कारण, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कारण। ये एक्सप्लेनेशन, ये रीजन पूछ सकता है कि आप किसी भी सब्सटेंस में ये ऐड ऑन कर दो, वो ऐड ऑन कर दो, कोई कुछ भी सॉल्यूट, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। सॉल्वेंट में, एक प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन कर दो तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की चेंज इधर से दिख सकती है। वो मतलब पहले तो ये सुनो, ये लिख लो, पहले ये लिख लो। 2 नंबर के लिए ये लिखना हो गया, तो 2 मार्क्स के लिए जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स की जो क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स की, उसके लिए रीजन पढ़ना। क्या, रीजन या एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये जो सारे क्वेश्चन है विथ ग्राफ, ये पढ़ के जाना। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उनके तहत वेंट हॉफ का इक्वेशन आता था, पाई इज इक्वल टू CRT। ये है आपका वेंट हॉफ का इक्वेशन। आप बोलोगे हाँ सर, ये आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये आ सकता है। वेंट ऑफ का लॉ आ सकता है। पहले तो ये सुनना कि जो लॉ है वो लॉ को एकदम पक्का तरीके से पढ़ के जाना। जो लॉ है उनको पढ़ के जाना, राउल्ट का लॉ, वेंट ऑफ का लॉ। उसके बाद ये सारे चीज आपको ये बोल सकता है
कि ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें ये दिए हो, इसमें ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन किए हो, तो क्या होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ये ऐड ऑन किए हो, इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड ऑन किए हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हो रहा है, ये बोल सकता है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है। और क्या दे सकता है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये 2 नंबर की क्वेश्चन के लिए है। हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, यह बोलेगा आपको कि 2 सॉल्यूशन दिया जाएगा, दोनों आइसोटोनिक है, मतलब क्या है, आप बोलोगे सर दोनों आइसोटोनिक है तो पाई1 इज इक्वल टू पाई2 है, मतलब C1RT इक्वल्स टू C2RT है, मतलब C1 इक्वल्स टू C2 है, ये भी बोल सकता है। आपको रिवर्स ऑस्मोसिस से क्वेश्चन दे सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इधर से आपको क्वेश्चन टपका सकता है। आप बोलोगे हाँ सर टपका सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस से क्वेश्चन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या बोल सकता है, आपको ये बोल सकता है कि आप एसोसिएशन करो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा, आप डिसोसिएशन करो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। मतलब इंक्रीमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिक्रीमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इधर से क्वेश्चन बना सकता है, इधर से क्वेश्चन बना सकता है, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको पढ़ लेना। इधर से डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये पढ़ के जाना। ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको बोलेगा कि डाइमराइजेशन हो रहा है, डाइमराइजेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट क्यों रहा है। आपको बोलेगा आयोनिक इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब NaCl को वाटर में दिए हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बढ़ता है। मतलब आपको बोलेगा डिसोसिएशन के मामले में क्या होता है और एसोसिएशन के मामले में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चेंज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना, इंपॉर्टेंट है बहुत। इस पेज को एकदम एकदम बराबर स्क्रीनशॉट डाल लो, ये 2 मार्क्स के लिए है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल आते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये इधर भी ग्राफ कर लेना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जो ग्राफ है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना। ये पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन से क्वेश्चन उठाएगा, आपको बोलेगा ये दोनों पेयर ऑफ सॉल्यूशन ये पॉजिटिव डेविएशन दिखलाते हैं क्यों, ये दो पेयर ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखलाते हैं क्यों। मतलब दो पेयर की सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं, वो नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं, वो बोल सकता है। हेनरी का लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आएगा, ये एकदम मान लो। और लॉ वगैरह पढ़ लेना, जो लॉ है राउल्ट का लॉ, 2 लॉ है, एक तो राउल्ट का और दूसरा वेन हॉफ का, वो लॉ पढ़ के जाना, लॉ इंपॉर्टेंट है। ये सब 2 नंबर की क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर की क्वेश्चन है, लिख लो या स्क्रीनशॉट डाल लो। हटाए, हाँ बोलेगा हाँ सर हटाइए। बच्चों बहुत बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एकदम हो जाएगा, ये आसान है, उतना समय नहीं लगेगा। अब सॉलिड पढ़ोगे तो आधा घंटा दे देना, सॉलिड को सिर्फ और सिर्फ आज से अभी से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दे देना, आधा घंटा 30 मिनट सॉलिड को देना, और सॉल्यूशन को 1 घंटा दे देना, सॉल्यूशन को मैक्स टू मैक्स 1 घंटा देना, क्वेश्चन पढ़ लेना आधा घंटा के लिए, और आधा घंटा के लिए मैथ देख लेना, सिर्फ और सिर्फ मैथ देख लेना, और कुछ नहीं। आप किताब खोलो, पन्ना हटाओ, एक एक टॉपिक को देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, और उसके बाद मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। क्या करोगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व तो करोगे, कैसे करोगे। आप बोलोगे सर P10 माइनस P1 बाई P10 इज इक्वल टू x2 है, मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2 है, मतलब W2 बाई M2 है बाई W1 बाई M1 है प्लस W2 बाई M2 है। लगाओ क्वेश्चन, क्या है ये, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है ये, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इधर से क्वेश्चन उठा सकता है, ये मैथ है, ये पहला वाला फॉर्मूला है, इसको लिख लो। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला बनाता है। आप बोलोगे हाँ सर ये क्या है, आप देखो इधर से, ये प्योर सॉल्वेंट की है, ये सॉल्यूशन की है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घटती है,
किसके 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 रिस्पेक्ट में? प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। मतलब प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की रिस्पेक्ट में कितना घटती है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसका फॉर्मूला ये बनता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो है, मतलब इधर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ऊपर है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये सब होता है, राउल्ट का लॉ ये बोलता है आप लोगों को। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बना, ये आपका पहला फॉर्मूला बना। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी प्राइम माइनस टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मतलब केबी इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। ये वाला फॉर्मूला कर लो। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का है, किसका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। इसको लिख लो, इसको लिख लो। ठीक इसी तरीके से डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ माइनस टीएफ प्राइम, टीएफ माइनस टीएफ प्राइम क्या होता है, केएफ इंटू एम, केएफ इंटू W2 इंटू 1000 बटे W1 इंटू M2, W1 इंटू M2, सॉरी W1 इंटू M2, इधर W1 पड़ेगा, हाँ इधर W1 पड़ेगा। ये क्या है, ये है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। ये क्या है, ये मोलालिटी है। ये क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी मतलब वो है, मोलालिटी मतलब वो है। देखो इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम एकदम इधर से मैथ आएगा। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये इधर से आ सकता है। ये फॉर्मुलेशन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। और एक है, इसको लिख लो, इसको लिखना हो गया। तो देखो पाई इज इक्वल टू CRT है, पाई इज इक्वल टू CRT है, पाई इज इक्वल टू N2 बाई VRT है, पाई इज इक्वल टू W2 बाई M2 बाई VRT है। तो ये इधर से भी आप फॉर्मुलेशन बना सकते हो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला है। इधर से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूं, एक बात, मेरा इंस्टिंक्ट इस साल के लिए कह रहा है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के जाना, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको पढ़ के जाना। अगर आ जाए तो थोड़ा दुआ दे देना मेरे लिए। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इस साल मैथ आ सकता है। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बना सकता है। जो KBr का मैथ है या जो बेंजोइक एसिड का कुछ मैथ है, वो वाला चीज आपको इस साल दे सकता है एग्जामिनर। ये मेरा इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा, लेकिन पहले इसको नोट डाउन कर लो। चारों फार्मूला ये है। पहला तो मैंने लिख दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। लेकिन मेरा दिल कह रहा है इस साल एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम क्वेश्चन आएगा। क्या करोगे आप? बोलोगे सर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वेंट ऑफ आई फैक्टर पढ़ लो, वेंट ऑफ आई फैक्टर पढ़ लो। क्या है ये, क्या है ये जनाब बहुत आसान है। आप बोलोगे सर जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात मैं छेड़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो आप एकदम पेन पेपर लेके निकलवाते हो, वो जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कितना डेविएट करता है, वो डेविएशन का नाम है वेंट ऑफ आई फैक्टर। ये वेंट ऑफ आई फैक्टर से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, वेंट ऑफ आई फैक्टर से क्वेश्चन बना सकता है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थियोरेटिकल वैल्यू। आसान तरीके से पढ़ो। मतलब आप बोलोगे सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4 है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल का जो वैल्यू है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल वैल्यू से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कितना डेविएट करता है, उसी का नाम आई है, उसी का नाम आई है। मतलब आप बोलोगे सर आई इक्वल्स टू RLVP एक्सपेरिमेंटल अपॉन RLVP थियोरेटिकल, या तो आप बोलोगे डेल्टा TB एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा TB
थियोरेटिकल, या तो आप बोलोगे डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा TF थियोरेटिकल, या तो आप बोलोगे पाई एक्सपेरिमेंटल अपॉन पाई थियोरेटिकल। ये 4 हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वेंट ऑफ आई फैक्टर जो भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उनकी थियोरेटिकल वैल्यू से कितना डेविएट करता है, वो आपका वेंट ऑफ आई फैक्टर है, वो आपका वेंट ऑफ आई फैक्टर है। इसको नोट डाउन करना, इसको नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस साल के लिए। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ लेना। जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इन दोनों को पढ़ लेना। एक है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये एक फॉर्मूला था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। ये जो फॉर्मूला है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए है, इसको पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए है। और x इक्वल्स टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये जो फॉर्मूला है ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए है। क्या है? आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए है। ये दोनों फॉर्मूला को देख के जाना। इधर से भी क्वेश्चन टपका सकते हैं, वेंट ऑफ आई फैक्टर की क्वेश्चन, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्वेश्चन। मैं बोलूंगा कि सब कुछ अगर हो सके तो देख के जाना सब कुछ, लेकिन अगर मेरे बात सुनो, मेरे बात मानो, तो पहले एकदम पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, वो फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो अपने किताब में, अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। वो फॉर्मूला आप देखोगे और मैथ को देखते ही आप तुरंत जान पाओगे मेरे दोस्त कि क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से उठाया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से उठाया है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से उठाया है, या ऑस्मोटिक प्रेशर से उठाया है। अगर नहीं है तो आपको ये बोला जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू, जहां पर भी ये बोला जाए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू, मान जाना कि वो क्वेश्चन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनाया हुआ है, वो क्वेश्चन वेंट ऑफ आई फैक्टर से सुलझेगा। वेंट ऑफ आई फैक्टर जब भी आएगा आपके दिमाग में ये होना चाहिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इधर से आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है इधर से आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसके बाद फॉर्मूला में बिठा दो, उसके बाद फॉर्मूला में बिठा दो। ये है आपका सॉल्यूशन, ये है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से और कुछ नहीं आएगा। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन मैथ आने वाला है, या तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर मैथ की है, 1 नंबर थ्योरी है। जो 3 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा उधर 2 मार्क्स मैथ से आएगा, 1 मार्क्स थ्योरी से आएगा, और 3 मार्क्स ही मैथ से आएगा। मतलब उधर से क्वेश्चन मैथ का ही बनाएगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए मैंने आपको बोल दिया था, उसको देख लेना, थोड़ा पीछे जाओ और देख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरा चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप बोलोगे सर क्या पढ़ना है? भाई सॉल्ट ब्रिज पढ़ ले, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, पहले तो जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है उसके लिए सॉल्ट ब्रिज की भूमिका पढ़ना, सिग्निफिकेंस पढ़ना, या इंपॉर्टेंस पढ़ना, या काम क्या करते हैं वो पढ़ लेना, सॉल्ट ब्रिज। 2 नंबर जो कंडक्टिविटी का सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कंडक्टिविटी। मतलब आप बोलोगे सर क्या क्या हो सकता है कंडक्टिविटी में से? एक तो होगा कप्पा इज इक्वल टू एल इंटू एल बाई ए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये दूसरा ये हो रहा है मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर लैम्डा एम इक्वल्स टू 1000 या कप्पा इंटू कप्पा इंटू 1000 बटे एम। चौथा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सॉरी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये क्या है? लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलिटी, ये मोलारिटी है, ये नॉर्मलिटी है, लिख लो। कंडक्टिविटी क्या है? आप बोलोगे सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या है? कप्पा इक्वल्स टू एल इंटू एल वाई ए, एल वाई ए क्या है? सेल कांस्टेंट है। एल वाई ए क्या है? आप बोलोगे सर ये सेल कांस्टेंट है। इधर से भी क्वेश्चन टपका सकता है, इधर से भी क्वेश्चन टपका सकता है, सेल कांस्टेंट की यूनिट बताओ या सेल कांस्टेंट निकलवाओ, या मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डेफिनेशन आता है इधर से, ये दोनों का डेफिनेशन पढ़ना, यूनिट पढ़ना और मैथ करके जाना, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन,
यूनिट और मैथ, ये दोनों का, मोलर कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी भी पढ़ के जाना, आप ओहम्स लॉ पढ़ चुके हो, फिजिक्स एग्जाम आपका हो चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत 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 आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन, ओहो क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। हाइगेंस का प्रिंसिपल आया था रिफ्लेक्शन के लिए, 1/v - 1/u = 1/f आया था, इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए आया था, या कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए आया था। आपके पास वो आया था, वो व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, किर्चॉफ लॉ लगा के वो भी आया था। मॉडर्न फिजिक्स से वो रिडबर्ग कांस्टेंट की क्वेश्चन आया था, आसान क्वेश्चन था, बहुत बहुत आसान था। अब देखो कंडक्टिविटी, ये दोनों को पढ़ लो, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हुआ। इसके बाद अगर पढ़ना है कोलरास का लॉ पढ़ना मेरे दोस्त, कोलरास का लॉ पढ़ना, इधर से क्वेश्चन बनाएगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए λ0 m फॉर CaH3COOH, ये सब निकलवाने के लिए बोल सकता है आपको। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, वो निकालने के लिए बोल सकता है आपके लिए, कोलरास का लॉ आ सकता है आपके लिए। ये देख लो, और भी है 2 मार्क्स के लिए, ये पहले नोट डाउन कर लो। उसके बाद 4 हुआ है, कोलरास का लॉ हो चुका है। अब देखो और क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर बहुत कुछ आ सकता है, 4 आपने इधर ही बता दिए। फैराडे का जो 2 लॉ है, फैराडेज लॉ 2 लॉ बहुत आसानी से, बहुत मेहनत से पढ़ना। W = ZQ का जो लॉ है, और W1/W2 = E1/E2 का जो लॉ है, ये दोनों लॉ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये पहला लॉ है, ये दूसरा लॉ है। लॉ आ सकता है, आपको डिफाइन करने के लिए लॉ बोल सकता है। ये फैराडे का लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर और क्या आ सकता है, वो जो कंडक्टेंस वगैरह है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओहम्स का लॉ, उधर से क्वेश्चन टपका सकता है आपके लिए। सॉल्ट ब्रिज से क्वेश्चन मैंने बोल दिया, वो ये फैराडे का जो लॉ है, इधर से क्वेश्चन आ सकता है। और जो आ सकता है, इधर से मैथ आ सकता है, आपको क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट निकलवाने के लिए बोल सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोल सकता है। आपको वैलेंसी निकालने के लिए भी बोल सकता है, निकलवाने के लिए भी बोल सकता है। कैसे बोलेगा, आपको बोलेगा कि इतना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है इतने टाइम में, बोल दिया जाएगा कि इतना एम्पियर ऑफ करंट की फ्लो हो रहा है और इतने टाइम में। आप बोलोगे सर I × T कर लेंगे तो आधान या जो Q है, या जो चार्ज का वैल्यू है, वो निकल जाएगा। वो जो चार्ज का वैल्यू है भाई, Q निकल गया। आपको बोला जाएगा कैथोड में इतना अमाउंट ऑफ मेटल की प्रेसिपिटेशन पड़ा है, तो आप उधर से W निकाल सकते हो, W निकल जाएगा। कैथोड की जो अमाउंट है मेटल की प्रेसिपिटेशन की, मेटल प्रेसिपिटेशन इन कैथोड, W। जितना आधान है Q, IT कर लो, Q निकल जाएगा तो Z निकल जाएगा। ये Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अगर Q निकल गया, आप बोलोगे सर इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो से इतना अमाउंट ऑफ कैथोड में मेटल की प्रेसिपिटेशन पड़ी, तो 96,500 मतलब 1 फैराडे इतना अगर करंट सप्लाई करोगे तो कितना कैथोड में प्रेसिपिटेशन पड़ेगा, वही आपका क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है। ये एकदम एब्रैप्ट फार्मूला है। आप बोलोगे सर क्यू निकल जाएगा, तो हम ये बोलेंगे क्यू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाओ तो कैथोड में इतना अमाउंट ऑफ मेटल की प्रेसिपिटेशन पड़ रहा है, तो 1 फैराडे अमाउंट मतलब 96,500 कूलम, वो अमाउंट ऑफ आधान की जो फ्लो होगी, करंट की जो फ्लो होगी, उससे कितना प्रेसिपिटेशन पड़ेगा कैथोड में, वही आपका क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है। वैलेंसी निकलवाओ, आपका जो मोलर मास है मतलब जो एटॉमिक मास है, उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, वैलेंसी निकल जाएगा। जो एटॉमिक मास है उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो तो वैलेंसी निकल जाएगा। ये फैराडे की लॉ से मैथ आ सकती है, ये फैराडे की लॉ है, लॉ भी आ सकता है। ये पांचों टॉपिक, कोलरास का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कोलरास का लॉ। ये चीज कर लो। और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन और यूनिट पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैथ आएगा, जो 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, वो फैराडे की लॉ से भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त कि नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि कितना मैथ आ सकता है। इधर से मैथ क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर मैथ आ सकता है E सेल = E0 सेल माइनस 0.059/n log base 10, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन
नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही तो लॉ है, यही तो नॉन्स्ट का इक्वेशन है। ये क्या है आपका नॉन्स्ट इक्वेशन, क्या है नॉन्स्ट इक्वेशन। पकड़ के चलो कि 80% सवाल इधर से ही बनेगा। मतलब जो 3 नंबर की जो मैथ है, 3 मार्क्स की जो मैथ है, वो 3 मार्क्स की मैथ ये नॉन्स्ट इक्वेशन से ही आएगा, ये नॉन्स्ट इक्वेशन से ही आएगा। नहीं आया तो W max इज इक्वल टू, ये भी नॉन्स्ट का ही फॉर्मूला है, NF इधर से कर लो, या डेल G, मतलब स्पॉन्टेनिटी निकलवाने के लिए बोले तो ये कर लो, ये कर लो। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी नॉन्स्ट की है। और नॉन्स्ट की इक्वेशन से पीएच की कैलकुलेशन होगी, पीएच कैलकुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। मतलब माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस की जो वैल्यू है वो निकलवाओ, वो निकलवाओ तो आपको पीएच पता चल जाएगी, पीएच पता चल जाएगी। तो मैं ये बोलूंगा ये नॉन्स्ट का इक्वेशन से ये चीज कर लेना, नॉन्स्ट की इक्वेशन से ये वाला मैथ, ये वाला सवाल आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन, कुछ भी है, ये मैथ आ सकता है। मतलब मैथ की फॉर्मूला ये है, या तो नॉन से आएगा, या तो फैराडे से आएगा, या तो कोलराज से आएगा, और नहीं तो वो मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह वगैरह जो है उससे आएगा। ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई पिछले साल का 2024 का क्वेश्चन फिजिक्स में रिपीट हुआ है, फिजिक्स में रिपीट हुआ है मेरे दोस्त। क्या पता केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्या ही पता। आप बोलोगे सर हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन जिनके पास मैथ नहीं है, जो आप 11 और 12 में मैथ लेके नहीं पढ़ते हो, उनके पास ज्योग्राफी है, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या कंप्यूटर साइंस है, या फिजिकल एजुकेशन वगैरह कुछ भी है, वो उनके लिए ये चैप्टर बहुत 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 कमीना मर का चैप्टर है। हाँ बोलोगे सर ये चैप्टर बहुत बहुत फालतू है, लेकिन हाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है ये चैप्टर। ये चैप्टर इंटीग्रेशन से भरा पड़ा है, ये चैप्टर लॉग से भरा पड़ा है। पहले तो ये देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के जाना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ही सवाल आएगा 5 मार्क्स का, एक ही सवाल आएगा 5 मार्क्स का, और उधर डिवीजन ऑफ मार्क्स होगा, उधर डिवीजन ऑफ मार्क्स होगा। मेरा मानना ये कभी नहीं था कि इस चैप्टर से इस बार फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा, लेकिन फिजिक्स की क्वेश्चन देखने के बाद मेरा मन उठ चुका है, मेरे बात से, मेरे खुद की बात से मेरा मन उठ चुका है। मैं अभी नहीं मानूंगा कि नहीं आएगा, आ सकता है POIQ रिपीट हो सकता है। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फिर से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को पढ़ो, इधर से जो हाफ लाइफ होता है हाफ लाइफ कर लो, हाफ लाइफ कर लो। और सबसे बड़ी बात वो क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना कि इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। ये इस साल की क्वेश्चन है, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ये इस साल की क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा इस साल। मतलब फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना समय लगता है, ये इनफाइनाइट टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। मतलब ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, हाफ लाइफ पढ़ के जाना, इधर से मैथ आ सकता है, हाफ लाइफ से मैथ आ सकता है। बहुत 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 ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। इधर से के मतलब रेट कांस्टेंट की जो फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से रट के जाना, रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला। और वो रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला से हाफ लाइफ भी निकलवा सकते हैं, हाफ लाइफ पढ़ के जाना, इट रिक्वायर्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, ये पढ़ के जाना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इधर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ग्राफ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पढ़ के जाना। ग्राफ भी आ सकता है, जो भी ग्राफ है ग्राफ आ सकता है, इसको लिख लो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भी हाफ लाइफ पर के जाना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भी हाफ लाइफ पर के जाना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट भी पर के जाना। मतलब दोनों के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट, जो ग्राफ वगैरह वगैरह होते हैं वो पर के जाना इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्डर और जो इसको हटाए, इसको हटाए, क्या बोला, हाँ सर हटाइए। काइनेटिक्स चल रहा है, हाँ बेटे दोस्त काइनेटिक्स की क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद क्या आ सकता है, मैं आपको ये बोलूंगा
कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की डिफरेंस पढ़ना, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के जाना, स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के जाना, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के जाना, एग्जाम्पल आ सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल इंपॉर्टेंट होता है ये सब। आपको यूनिट दिया जाएगा, आपको यूनिट दिया जाएगा रेट कांस्टेंट की, वो जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, उसके साथ यूनिट दिया जाएगा। आपको इधर से बोलेगा कि ऑर्डर क्या है, आपको इधर से बोलेगा कि ऑर्डर क्या है, पता कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको बोलेगा कि एक रेट कांस्टेंट है जिसकी यूनिट है, जिसकी वैल्यू है 3.12, ऐसे बोलेगा 3.12 इंटू 10⁶ मिनट इनवर्स। आप बोलोगे सर मिनट इनवर्स, तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब चीजें फास्ट ऑर्डर। मतलब टाइम इनवर्स क्या है, टाइम इनवर्स रेट कांस्टेंट की यूनिट टाइम इनवर्स में कब पड़ता है, आप बोलोगे सर फास्ट ऑर्डर के लिए पड़ता है। वो सब हमने सिखाए थे, अब जाओ वीडियो देख लो डिस्क्रिप्शन में जाके। तो मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस इस साल के लिए। और क्या आ सकता है मेरे दोस्त, और क्या आ सकता है, एक रिएक्शन दिया गया हो, एक रिएक्शन, सॉरी, आपको कुछ रिएक्शन दिया गया हो, देख लो कि N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है, हेबर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। आपको इधर से क्या क्या बोल सकता है, आप बोलोगे सर रेट क्या था, माइनस डेल N2 बाई डेल T माइनस 1/3 डेल H2 बाई डेल T प्लस 1/2 डेल NH3 बाई डेल T है। आपको बोलेगा NH3 कितना उत्पन्न हो रहा है, आपको बोलेगा N2 कितना डिसोसिएशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ N2, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3, ये सब बोल सकता है। कुछ एक वैल्यू दिया जाएगा, मैथ में, और उधर से बाकी की वैल्यू की आपको बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो कि H2 की डिग्रेडेशन की रेट निकालो, NH3 की अपग्रेडेशन या सॉरी प्रोडक्शन की रेट निकालो, या N2 की डिग्रेडेशन या N2 की जो डिक्रीमेंट है उसकी रेट निकालो, कुछ भी बोल सकता है, या डीके की रेट निकालो, ये भी हो सकता है। ऐसे टाइप के मैथ आ सकते हैं, ऐसे टाइप के मैथ इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उधर से क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। और वो एक क्वेश्चन होता है T 99.9%, ये T हाफ का 10 गुना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देख के जाना, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आया भी था, आपको बोला जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार सुन लो, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक फास्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, वो 40% संपन्न होने के लिए 10 मिनट समय ले रहा है। वही रिएक्शन अगर 60% संपन्न होगा तो 15 मिनट लेगा। तो जो रेट कांस्टेंट है उनकी रेशियो निकलवाओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोल सकता है कि किसी भी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो 15 मिनट है, वो उसका हाफ लाइफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 मिनट है, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट है। तो उन दोनों के लिए रेट कांस्टेंट की जो रेशियो है वो निकलवाओ। मतलब टेम्परेचर परिवर्तन कर देगा, आपको बोलेगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में एक का रेट कांस्टेंट है 15 मिनट, और वही रिएक्शन के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड में हाफ लाइफ है, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हाफ लाइफ है 15 मिनट और 32 डिग्री सेंटीग्रेड में हाफ लाइफ है 10 मिनट। ये दोनों दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि रेट कांस्टेंट की रेशियो निकलवाओ, ये भी आ सकता है। और ऐसा भी आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट डाउन कर लेना। ये हो सकता है जो मैंने बोला था 99.9% के लिए, आपको ये बोलेगा एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो 75% एक घंटे में संपन्न होते हैं, उनकी 75% एक घंटे में संपन्न होते हैं, तो उनके लिए हाफ लाइफ निकलवाओ। एक रिएक्शन उनकी हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ कोर्स, उनकी हाफ लाइफ 3 मिनट है, वो रिएक्शन 3/4 कंप्लीट होने के लिए कितना
समय लगेगा, ये भी हो सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने ये ऊट पटांग से बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे तरफ से है मेरे दोस्त, आर्हेनियस का इक्वेशन इस साल के लिए पढ़ के जाना। भाई साहब आप जानते नहीं हो ये कितना इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मतलब k इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ए अपॉन 30 क्वेश्चन आएगा इधर। इस बार मैथमेटिक्स पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, आर्हेनियस इक्वेशन से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। log k इज इक्वल टू क्या था, log a माइनस ए बाई 2.303 RT, ये भी एक फॉर्मूला है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म की फॉर्मूला है और ये जो लॉग की फॉर्मूला मतलब ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्मूला है। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, जो कॉलिजन थ्योरी है, कॉलिजन थ्योरी है, वो कॉलिजन थ्योरी पढ़ के जाना, 2 नंबर की क्वेश्चन बना सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिजन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और जो ग्राफ होते हैं, जो ग्राफ होते हैं वो ग्राफ भी पढ़ के जाना। और कैटालिसिस की, कैटालिस्ट की उपस्थिति में, कैटालिस्ट की उपस्थिति में क्या ग्राफ की चेंज होते हैं, इन जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी की चेंज क्या होते हैं वो भी पढ़ के जाना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो सब। और इसी के साथ साथ मैं फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करता हूँ। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो ऑर्गेनिक के लिए आएगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए क्या आएगा। सरफेस केमिस्ट्री को मैं इनऑर्गेनिक में घुसा दूंगा। सरफेस केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन है वो इमल्सन, सॉल, जेल वगैरह या जो भी चीज़ है जो आपके सामने आएगा, जो गोल्ड नंबर है या जो कंजर्वेटिव कॉलोइड है, ये सब कुछ जो भी है वो सब मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, वो इनऑर्गेनिक में घुसा दूंगा। और ये 4 चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फोड़ना है दोस्तों, फोड़ना है। इसको देख लो और बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये चारों चैप्टर आपके लिए। सॉलिड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत बहुत मन लगाकर। ये जो टॉपिक मैंने बोला है इसको रेडी कर लो, इसको रेडी कर लो। कुछ नहीं आएगा इसके बाहर, कुछ नहीं आएगा इसके बाहर। अलविदा और जय हिंद।